जो एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो अपना जिस्म बेचती है, ऐसा होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास दो रास्ते हों कि अपना जिस्म बेचो या ईमान बेचो, तो इसमें से मैं फिर जिस्म बेच दूंगा, अपना ईमान तो नहीं बेचूंगा। आप चेयरमैन सेंसर बोर्ड पंजाब फिल्म के रहे हैं। पंजाबी फिल्मों में होता था कि आ गया है हीरो, आ गया और उसने जनाब 200 बंदे मार दिए एक ही गन से। तो सर ये आपके ज़माने में ये सब कुछ होता था? सेंसर बोर्ड का काम ये नहीं है कि वो जो फिल्म का कंटेंट है वो अच्छा है या बुरा है, या इसमें गोलियां 10 मारी हैं कि 20 मारी हैं, ये चेक करना सेंसर बोर्ड का काम नहीं। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है, उसमें मजहबी मुनाफरत ना हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे कोई हंगामा हो सके। सर आप चेयरमैन सेंसर बोर्ड पंजाब फिल्म के रहे हैं। सर हमने देखा कि पंजाबी फिल्मों में होता था कि आ गया है हीरो, आ गया और उसने जनाब 200 बंदे मार दिए एक ही गन से, और जो विलेन है उसने तकरीबन 100 गोलियां चला दी हैं और बिल्कुल लहूलुहान है और फिर वो जिंदा हो गया। तो सर ये आपके ज़माने में ये सब कुछ होता था? एक तो आप फैज साहब से सीधा गए पंजाबी फिल्मों में। मैंने फैज दोबारा फिर रखा हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा अवाम जो है वो हमारे देखने वाले महजूज होते रहे साथ साथ। अच्छा, एक तो जो मेरा जो ज़माना था उसमें ये नहीं था। Okay. बाहर सूरत सेंसर बोर्ड का काम ये नहीं है कि वो जो फिल्म का कंटेंट है वो अच्छा है या बुरा है, या इसमें गोलियां 10 मारी हैं कि 20 मारी हैं, या वो गिर गया है विलन का नहीं गिरा है, ये चेक करना सेंसर बोर्ड का काम नहीं है। सेंसर बोर्ड ने ये चेक करना है कि हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसमें मजहबी मुनाफरत ना हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मुल्क में कोई हंगामा हो सके, कोई इश्तियाल पसंदी हो सके। ये चीज़ें देखने वाली हैं। कंटेंट क्या है, कहानी क्या है, गोलियां उसने 100 मारी हैं कि 50 मारी हैं, उसमें नाच गाना है कि नहीं है, ये सब कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने देखना है। और उन्होंने तय करना है कि फिल्म कैसी बनानी है, कैसे देखने वाले होंगे, कैमरा कहाँ होगा, गाने कितने होंगे, कहानी क्या है। ओ भाई, ये काम सेंसर बोर्ड का तो नहीं है ना। सेंसर बोर्ड ने देखना है कि क्या ये फिल्म अगर लग जाए तो कहीं इससे माशरे में कोई बहुत बड़ी खराबी पैदा तो नहीं होगी। ये काम है, और उसकी बड़ी क्लियर और दुरुस्त मेरी राय में पैरामीटर्स हैं कि भाई ये 2 3 4 चीजें देख लें बस, बाकी सब काम सेंसर बोर्ड करेगा। वो भाई जो राइटर है, जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो देखेंगे ना। अमेरिका में कभी सुना आपने कि सेंसर बोर्ड ने कहा ये शॉट अच्छा नहीं है, या ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये टॉम क्रूज ने छलांग मार दी है आसमान से, तो ये कैसे बच गया? अरे भाई, ये काम फिल्म मेकर्स का है, सेंसर बोर्ड का नहीं है। और एक और बात भी, मैं नुमाइंदा नहीं हूँ सेंसर बोर्ड का, और मैंने कुछ देर वो जिम्मेदारी निभाई थी बस। और ये ज़माना कोविड के बाद का था शायद, या कोविड के दौरान था, मुझे याद नहीं, के बाद। तो बहुत ही कम फिल्म्स थी उस वक्त, क्योंकि सिनेमाज बिल्कुल बंद थे, तो बहुत कम फिल्म्स आती थी। और वो ये है कि आम तौर से जो बहुत ज़्यादा काबिल फिल्म मेकर्स नहीं होते पाकिस्तान के, वो ये बहाना करते हैं कि जी सेंसर बड़ा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। ओके। तो मैं तो फिल्म मेकर, या मेरा ताल्लुक तो मीडिया से है ना, मैं कोई नुमाइंदा तो नहीं हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का। ठीक है, एक लम्हे के लिए था, अब तो नहीं हूँ। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे पिछले 75 बरसों में जितनी फिल्में बैन हुई हैं उनकी फहरिस्त बताएं, कौन कौन सी हैं, पता लगे ना कितनी हैं। क्या 20,000 फिल्में थीं, 10,000 थीं, 1,000 थीं, कितनी फिल्में थीं? तो भाई हज़ारों लाखों मौज़ूआत हैं जिन पे बन सकती हैं फिल्में। तो अगर आपने कोई बहुत ही दूर दराज का मौजू चुना है, जो हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि इस वक्त ये माशरा उसके लिए तैयार नहीं है, तो ज़ाहिर उसको तो सेंसर बोर्ड ने बैन ही करना है। लेकिन जो वो 99.99 फिल्में, 99.99% फिल्में जो चली हैं और उनको देखने कोई नहीं आया, भाई उनकी भी तो बात करो। तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे कि हमने बतौर कौम फिल्म्स को वो मकाम नहीं दिया, हम बना ही नहीं सके। एंड आई थिंक आवर फिल्म मेकर्स हैव लेट अस डाउन, नॉट द ऑडियंस, नॉट द सेंसर बोर्ड। हमारे फिल्म मेकर्स ने मजमूई तौर पे वो काम ही नहीं किया पिछले 75 बरसों में जो करना चाहिए था फिल्म के लिए। आप देखें हिंदुस्तान कहाँ ले गया फिल्म को। बिल्कुल। हॉलीवुड तो खैर बात ही क्या, ईरानी फिल्में कहाँ पहुँच गई, टर्किश फिल्में कहाँ पहुँच गई, यूरोपियन सिनेमा। आप देखें कितना पावरफुल टूल है, लेकिन हम 70-75 साल सोते रहे इसके ऊपर, हमने डेवलप ही नहीं किया। और फिर 10-12 साल पहले सिनेप्लेक्सेस आ गए ना, सारे शहरों में है ना, मल्टी स्क्रीन्स हैं, बेहतरीन सिनेमाज हैं। जब आती थी इंडियन फिल्में तो हम अपनी फिल्में भी देखने जाते थे कि अपनी फिल्म भी देखनी है, तो भाई कोई फिल्में तो दो। वो हमने तवातुर के साथ फिल्म्स प्रोड्यूस ही नहीं की। हर साल की 100 प्रोड्यूस करते फिल्में, तो ऑडियंस आती, अब हम देखने आते नहीं फिल्में। ये 1990 से जो 2000 के दरमियान वाला अरसा था, इसमें हमने देखा केसर्स को बंद किया जाए,
किया गया, क्रैकडाउन लगा, जो एक्टर्स थे उन पे भी बड़े इल्ज़ामात लगे और तो और फतवे लगाए गए बाकायदा कि ये इस्लाम मुखालिफ हैं। इसने भी नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल नुकसान ये चीज़ें पहुंचाती हैं, लेकिन मैं एक और तरह से देखता हूँ। मेरा ताल्लुक चूँकि ऐसे खानवादे से है कि जहाँ पे ये रुकावटें जो हैं ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बेशक। तो भाई दुनिया में कितनी मर्तबा ऐसे हुआ कि जब आगे रुकावट आई तो जो फनकार था या लिखारी था या मुसन्निफ था या फ़लसफ़ी था या सियासतदान था, उसने अपना कद और ऊंचा कर लिया क्योंकि रुकावट आई है। ये थोड़ी उसने कहा कि रुकावट को नीचे करो वरना मैं कैसे जाऊंगा आगे। अरे भाई, तो रुकावट आई है, बिल्कुल आई है रुकावटें, अब भी हैं रुकावटें, तो अपना कद ऊंचा कर लो ना, और ऊंचा उड़ जाओ ना। कैसे कैसे मौकों पे लोगों ने कैसे कैसे काम किए दुनिया में, कैसे कैसे। तो वो क्या एसी वाले कमरों में बैठ के पॉडकास्ट करते भी किए थे? ओ भाई, वो सांपों पे चल के, अंगारों पे चल के, तलवारों के साए में किए हैं काम, तो हम भी कर लेते। बिल्कुल रुकावटें होती हैं, बिल्कुल ऐसे वो जो आप कह रहे हैं। सिनेमाज भी नहीं थे उस वक्त और सेंसर बोर्ड भी बहुत कुछ करता होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो फिल्म नहीं बनाई उस ज़माने में। लेकिन ये एक जो टेंडेंसी है ना जनरली कि यार असल में ये हो गया वरना ये हो जाता। अरे भाई, तो आप कर लेते। दुनिया में कौमें इनकलाब लेके आ गई हैं, दुनिया में लोग कौमों ने जंग अजीमें जीती हुई हैं। जंग अजीम जीती है, फ्रांस ने जीती है, इंग्लैंड ने जीती है, हमने तो नहीं जीती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कि कुछ जंग अब हो। लेकिन बड़े बड़े जब आजमाइशें आती हैं तो उससे गुजर के ही कुछ निकलता है ना, कुंदन बनता है। या पहले कुंदन बन जाए और कहें कि देखो यार आग मत लेके आना भी मेरे पास, मैं तो कुंदन हूँ। ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं अबरारुल हक हैं, उनके पास था एक दिन, तो कहने लगे कि 1995 में मैंने एक गाना का जिंदे जिंदे जाना बिलो दे कार। तो मैं सुबह उठा तो मुझ पे बहुत सारे फतवे और मेरे घर वालों ने कहा कि वो क्या कर दिया तुमने, सारे जुल्म तुम्हारे पीछे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। बाद में पता चला वो कह रहे थे बिल्लो जो है ये तवाइफ है। तो कहते मुझे खुद नहीं पता था वो तवाइफ है। तो इस तरह कुछ हुआ। और सर मैं आज भी जानना चाहूँगा कि हम समझते हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोगों का तासुर होगा और ये गलत तासुर होगा कि जो एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो अपना जिस्म बेचती है, वो उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं कोई ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। बहुत गलत काम करने के बाद एक्टर या एक्ट्रेस बना जाता है। ऐसा होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत आसान काम है। किसी हसास मौजू के अंदर ना जाना, ये बहुत आसान काम है। अंदर जाना मुश्किल है, तो थोड़ा सा जाते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। वो ये है कि अगर, और ये सिर्फ मैं जिससे कहते हैं ना कि मैं आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि अगर मेरे पास दो रास्ते हों कि अपना जिस्म बेचो या ईमान बेचो, और ये दो ही हैं, तो इसमें से मैं फिर जिस्म बेच दूंगा अपना, ईमान तो नहीं बेचूंगा। ठीक, अगर मेरे पास ऐसे हो तो लोग पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम। तो एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं कि भाई ये काम है, उसका शौक बहुत है, उसके लिए जिस्म बेचना है, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम ये है कि मैं कोई अफसर हूँ या मैं कोई रियल एस्टेट का बंदा हूँ या मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ, वहाँ पे मुझे ईमान बेचना है। तो क्या बेचना पसंद करेंगे भाई? जिस्म, अव्वल तो दोनों ही ना बेचो, अगर कुछ बेचना है तो जिस्म बेच लो। अच्छा, अब आ जाइए एक कदम आगे, वो ये है कि क्या जिस्म बेचते हैं? अव्वल तो जिस्म बेचना ये क्या इस्तिलाह है वैसे भी कि जिस्म बेचते हैं? क्या जिस्म की नुमाइश करते हैं वो किसी काम के लिए? तो जिस्म क्या, इस वक्त मैंने अच्छा सा कोट पहने, आपने अच्छा कोट पहने, आपकी इतनी अच्छी घड़ी है, कितनी अच्छी पिंक शर्ट है, ये नुमाइश है का? तो ये क्या बुरी चीज़ है इस वक्त? और कोई जमालियाती हुस्न जो है वो जब कहीं और पहुँचे और किसी की आंखों को भला लगे, तो क्या ये बुरी चीज़ है? तो जिसको खूबसूरती पसंद नहीं है वो ना देखे फिर, क्योंकि खुदा को तो खूबसूरती पसंद है, तो ना देखे फिर उसको। अब एक कदम और आगे आ जाइए, अदाकार या अदाकाराएँ जो हैं उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि वो कहानी सुनाने की गर्ज से किसी और किरदार का लबादा ओढ़ के कुछ पेश करते हैं और हम एक लम्हे के लिए उस शख्स को भूल जाते हैं जो वो शख्स है, उस किरदार के अंदर चले जाते हैं कि इस किरदार के साथ ये हो रहा है, इसकी बीवी ने या शौहर ने ये किया है, सास ऐसे कर रही है, कितना परेशान होगा ये किरदार, वगैरह वगैरह। ये उनका काम है। तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, कोई एक्टर रात गए क्या करता है? तो वो तो कोई भी शख्स है, वो रात गए क्या करता है, उसे क्या सरोकार है आपका मेरा? वो जाने, उसका अल्लाह जाने और घर वाले जाने। तो अदाकारों को या अदाकाराओं ही को अलहदा क्यों कर देना? अच्छा, अब एक कदम और आगे जाते हैं,
क्या कुछ अदाकार या अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो हरकतें कोई बहुत अच्छी नहीं हैं, और ज़रूर की होंगी, ऐसी बिल्कुल की। तो क्या सिर्फ उन्होंने की इस माशरे में, और उन्होंने भी की होंगी, तो वो हरकतें अच्छी नहीं हैं, ऐसी ना करें। तो क्या सारी अदाकाराएं ऐसी करती हैं? हरगिज़ भी नहीं। क्या एक अक्सरियत ऐसे करती है? हरगिज़ भी नहीं। क्या आटे में नमक के बराबर ऐसी हैं? बिल्कुल है। तो आटे में नमक के बराबर कौन सा शोबा है जिसमें लोग बुरे नहीं हैं? मुझे एक शोबे का नाम बताएं। वो सियासत है, वो मज़हब है, वो तालीम है, वो गाड़ियों का कारोबार है, वो रेस्टोरेंट्स हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें कोई छोटी सी एक अक़लियत है जो बुरे नहीं है? भाई होंगे ना, इंसान है तो बुरे होंगे। तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर एकदम से लेबल लगाना बहुत ही आसान और सतही और बेवकूफ़ाना बात है। एक एक्टर तो आपके आगे बैठे हैं।